हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम विज्ञान अध्याय 10 जिसका शीर्षक है ध्वनि, इसके अभ्यास के प्रश्न वो हम समझेंगे, उनके उत्तर जानेंगे। तो मैं प्रश्नों पर आने से पहले थोड़ा बहुत आपको ध्वनि के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। पूरे चैप्टर का एक किस्म का छोटा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये कब उत्पन्न होती है? जब कोई वस्तु में कंपन होता है। अगर किसी वस्तु में कंपन होगा तो वो ध्वनि पैदा होगी, उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। कंपन नहीं होगा, ध्वनि नहीं होगी। ठीक है। मान लीजिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सितार है जैसे, ठीक है, तो उसका जो तार है उसमें जब कंपन होगा तो ध्वनि पैदा होगी। ढोलक है तो उसकी जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन, उस पे जब हम थाप मारते हैं या उसको चोट करते हैं तो उसमें कंपन होता है। इसमें तार में कंपन होगा, इसमें झिल्ली में कंपन होगा, तो ध्वनि उत्पन्न होगी। हमारे यहां पे भी वाक तंतु होते हैं, हमारा जो कंठ है उनमें कंपन होता है। उन कंपन से हम बोल पाते हैं, हम ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं। तो पहली चीज, जब भी कोई वस्तु में कंपन होगा तो ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है। तो ध्वनि उत्पन्न तभी होगी जब किसी वस्तु में कंपन होगा। और ये एक प्रकार की ऊर्जा है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हमने समझनी है कि ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, इसका संरचन कैसे होता है। संचरण, संचरण इसके लिए एक माध्यम होना चाहिए। जो ध्वनि की तरंगे हैं वो किसी माध्यम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। वो माध्यम वायु हो सकती है, कोई तरल पदार्थ जैसे पानी हो सकता है, कोई ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी या लोहा हो सकता है। अगर कोई माध्यम है तभी ध्वनि की तरंगे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगी। अगर बीच में कोई माध्यम नहीं है तो वो तरंगे वहां से आगे नहीं जाएंगी, वो ध्वनि किसी को सुनाई नहीं देगी। ठीक है। तीसरी बात क्या समझना हमने कि जब एक चीज कांपती है, मान लीजिए तार है, अगर इसको हम थोड़ा सा खींचकर यहां तक ले जाएं फिर छोड़ें तो ये तार ऐसे घूमने लगेगी, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होएगी। इसी को कंपन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमने तार को कितनी दूर तक खींचा वो उसका हो जाता है आयाम। अगर मान लीजिए एक तार को हम इतनी दूर खींचते हैं, दूसरे को कम दूर खींचते हैं, दोनों में जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो अलग प्रकार की होगी। अधिक आयाम होगा तो ध्वनि प्रबल होगी, मतलब आवाज ऊंची होगी। अगर आयाम कम होगा तो ध्वनि होगी दुर्बल, मतलब कम धीमी आवाज होगी। ये ऊंची आवाज होगी, ये धीमी आवाज होगी। आवाज पर निर्भर करता है कि ध्वनि प्रबल है या दुर्बल है, ऊंची आवाज है या धीमी आवाज है, कम आयाम धीमी आवाज। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा चीज क्या होता है कि जब ये तार घूमती है, यहां से वहां जाएगी, एक साइकिल इसका पूरा हुआ, एक दोलन कहते हैं इसको। एक दोलन का मतलब यहां से यहां गई, फिर वापस इधर आई, फिर यहां तक आई, जो उसकी बीच की स्थिति है, मध्यम की स्थिति है। तो
1 सेकंड में कितनी बार ये घूमती है उस पर निर्भर करती है उसकी आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और आयाम होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड पे, आयाम पे निर्भर करता है कि आवाज कितनी दुर्बल है या प्रबल है, आवाज ऊंची है कि धीमी है। इस पे निर्भर करता है कि आवाज कितनी तीखी है, अधिक तीखी है कि कम तीखी है। जितना ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी आवाज तीखी होगी। मतलब 1 सेकंड में कितनी बार घूमती है, मान लीजिए एक तार 1 सेकंड में 500 बार घूमती है और दूसरी तार 1 सेकंड में 2000 बार घूमती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी आवृत्ति ज्यादा है, ये ज्यादा तीक्ष्ण होगी, ज्यादा तीखी होगी, ये कम तीखी होगी। और यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं आवर्तकाल। ये यहीं से निकलता है, 1 सेकंड में 500 बार, तो एक दोलन में कितना समय लगा? एक दोलन के लिए, एक वाइब्रेशन के लिए टाइम लगा 1 सेकंड बाई 500, क्योंकि 500 साइकिल है 1 सेकंड में, एक साइकिल होगा 1/500 सेकंड में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 0.02 सेकंड। तो ये इसका आवर्तकाल है। आवर्तकाल से हमें पता लगता है आवृत्ति कितनी है, और उससे पता लगता है कि ये जो ध्वनि तीखी है कि कम तीखी है, अधिक तीखी है कि कम तीखी है। तो अभी हम आ जाते हैं प्रश्नों पर। ये थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ध्वनि क्या चीज है, कैसे उत्पन्न होती है, उसके गुण क्या होते हैं। एक तो गुण होता है उसका कि वो प्रबल है कि दुर्बल है, और दूसरा वो तीक्ष्ण है, अधिक तीक्ष्ण है कि कम तीक्ष्ण है, अधिक तीखी है कि कम तीखी है। तो अब आप अपनी बुक खोलिए, उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को आप पढ़िए। तो मैं एक एक करके आपको प्रश्नों के उत्तर समझाता हूं। हम ऐसा करेंगे कि सभी जो प्रश्न एक वीडियो में नहीं करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, कुछ प्रश्न जो हैं आज की वीडियो में कर लेंगे और बाकी प्रश्न अगली वीडियो में करेंगे। तो पहला प्रश्न नंबर 1 है, पढ़िए आप बड़ा बुक में। ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि संचरित हो सकती है मतलब ध्वनि की तरंगें एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। कैसे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। केवल वायु या गैस में, केवल ठोस में, केवल द्रवों में, और लास्ट में क्या लिखा है? ठोस, द्रव, गैस। तो इसका आंसर लास्ट वाला है, ग। ठोस, ठोसों में, द्रवों में, गैसों में। वायु की तरंगे गैस में, वायु में भी, ध्वनि की तरंगे, ध्वनि की तरंगे गैस में भी आगे जा सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, लिक्विड तरल पदार्थ में भी जा सकती हैं और ठोस पदार्थ में भी जा सकती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में जा सकती हैं। तो ये इसका आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लेकिन अगर तीनों में कोई भी नहीं है, ना ठोस है, ना द्रव्य, ना गैस है, तो ध्वनि की तरंगे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगी। निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, छोटी लड़की, छोटे लड़के, पुरुष और महिला। इसमें आंसर ग है। पुरुष जो होते हैं उनकी आवाज सबसे कम तीखी होती है, सबसे कम तीखी। क्योंकि आवृत्ति सबसे कम होती है। किसकी तुलना में? महिलाओं की तुलना में, छोटे बच्चों की तुलना में।
तो इसका आंसर है ग। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपने टॉपिक नहीं पढ़ा तो टॉपिक एक बार जरूर पढ़िए। मैंने तो सिर्फ आपको थोड़ा सा एक ब्रीफली समझाया है ध्वनि के बारे में। आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी और ये प्रश्न के उत्तर भी आपको समझ आ जाएंगे। ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपने। कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। निर्वात मतलब जहां पर वैक्यूम है, हवा नहीं है। तो हवा नहीं है तो नहीं हो सकेगी। तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है। फिर आ जाता है ख। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को उसके आवर्तकाल कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाली दोलों को आवृत्ति कहते हैं, आवर्तकाल नहीं। गलत है। ख फॉल्स। एक सेकंड में कितनी बार वो वाइब्रेट करती है वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति। आवर्तकाल नहीं होता। आवर्तकाल इसका उल्टा होता है। मैंने अभी समझाया ना आपको कि एक सेकंड में 500 बार वाइब्रेट करती है तो उसकी आवृत्ति होगी 500 हर्ट्ज। इसको हर्ट्ज में हम नापते हैं। एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, उसके नाम पर यह रखा हुआ है यूनिट का नाम। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। तो 500 हर्ट्ज। इसका अगर हमने आवर्तकाल निकालना है तो एक सेकंड को 500 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0.02 आंसर आएगा। 002। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद है। गलत। फॉल्स। अधिक आयाम प्रबल आवाज, कम आयाम मंद आवाज। फिर आ जाता है घ। मानव कानों के लिए श्रोता का पारस 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज से। बिल्कुल सही है। हम जो आवाज सुनते हैं अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तो हमको सुनाई नहीं देगी। 20,000 हर्ट्ज से अधिक है हमको सुनाई नहीं देगी। तो हम कौन सी आवाज सुनते हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होगी। 20 से 20,000। इसके कम हम नहीं सुन पाएंगे, इससे अधिक भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू। अंग में क्या है? कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतम्य उतनी अधिक होगी। गलत। ये भी गलत है। फॉल्स। क्यों? ये वैसे ही है जैसे आयाम। अधिक आयाम प्रबल आवाज, अधिक आवृत्ति तीखी आवाज, तीक्ष्ण आवाज। कम आवृत्ति कम तीखी आवाज। तो ये क्या कह रहा है? अधिक आवृत्ति कम तारतम्य। ये उल्टा बता रहा है। या कम तारतम्य आवृत्ति अधिक तारतम्य। तारतम्य वही चीज है, उसकी तीक्ष्णता। तारतम्य जो वर्ड है उसका मतलब वही है तीक्ष्णता या तीखापन। अधिक आवृत्ति में अधिक तीखा होगा। च। अवांछित अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। फॉल्स। उसको शोर कहते हैं।
शोर का मतलब जो अप्रिय ध्वनि है, जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई मशीन चल रही है तो हमें आवाज अच्छी नहीं लगती। संगीत वो जो हमें प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, मधुर लगती है। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। यस, अगर हम अधिक शोर सोचेंगे, बहुत तीखी आवाजें, बहुत ऊंची आवाज सुनेंगे, तो हमारे सुनने की शक्ति कुछ समय के लिए कम हो सकती है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3 का लास्ट पार्ट। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें भी आपने क्या करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लगाए समय को क्या कहते हैं? एक मतलब यहां मान लीजिए पेंडुलम है, पेंडुलम से भी हम एग्जांपल लेते हैं। पेंडुलम आपने देखा होगा घड़ी के नीचे लटका होता है। तो यहां से पेंडुलम गया, यहां पर आया, फिर वापस आके यहां पर आया, पूरा एक साइकिल हुआ, एक चक्कर हुआ। तो इसको उसका क्या कहते हैं? टाइम पीरियड इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं आवर्तकाल। तो ये आपने लिखना है पहले में, क में। कितने समय में एक इसका दोलन या एक साइकिल पूरा होगा। सेकंड में क्या है? प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। जितना अधिक आयाम होगा उतनी प्रबल आवाज होगी, जितना कम आयाम होगा उतनी मंद आवाज होगी। मंद मतलब धीमी। ग, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्स। मैंने आपको बताया अभी हर्ट्स। कैसे नापते हैं आवृत्ति को? कोई चीज घूम रही है एक सेकंड में 500 बार, तो हम कहेंगे उसकी 500 हर्ट्स आवृत्ति है। 1000 बार घूम रही है तो 1000 हर्ट्स। HZ लिखते हैं। ये एक वैज्ञानिक का नाम पे आधारित है। फिर आ गया, अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। जो ध्वनि हमें अवांछित लगती है, अच्छी नहीं लगती है, अप्रिय लगती है, वो शोर होती है। लास्ट में क्या है? ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति निर्धारित करती है। ठीक है, जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतनी तीक्ष्ण आवाज होगी, उतनी तीखी आवाज होगी। तो तीखापन किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे। और उसकी प्रबलता निर्भर करती है आयाम पे। कितना ऊंची आवाज है, कितनी मंद आवाज है, आयाम पे निर्भर करेगा। कितनी तीखी आवाज है या कितनी कम तीखी आवाज है, वो आवृत्ति पे निर्भर करेगा। तो ऐसा करते हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे इसको कंप्लीट कर देते हैं। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, आप इसको ठीक से समझिए, बुक में भी देखिए, जो आपके टॉपिक्स हैं उनको भी समझिए। कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। और जो बाकी के प्रश्न हैं अलग से वीडियो में करेंगे। ओके, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।